बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे वो है निकाहनामा कि निकाहनामा जो है इसकी क्या अहमियत है और क्या टेक्निकलिटीज़ अराइज़ हो सकती हैं अगर एहतियात ना की जाए। बड़ा ये अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है कि हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जनाब, मैट्रिक किया, किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने एमए कर लिया, लेकिन एमए तक कहीं भी ये एजुकेट नहीं किया जाता कि निकाह होगा तो निकाहनामा होगा, उसके कितने कॉलम्स होंगे, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे फ़िल करना है, ये एजुकेशन में हमारे कहीं भी नहीं है। और ये ऐसी चीज़ है निकाह के हर किसी का निकाह होता है तकरीबन, कि लड़की हो लड़का हो उसका निकाह होता है और उसको इस कॉन्ट्रैक्ट को करना होता है, साइन करना होता है, लेकिन कहीं भी इसका ज़िक्र नहीं है। और इसकी वजह से हमारी अदालतें भरी पड़ी हैं, निकाहनामे में गलत एंट्रीज़ की वजह से भरी पड़ी हैं, या दीगर ऐसे मामलात अराइज़ हो जाते हैं अगर बेएहतियाती की जाए। तो इसको सीख लेते हैं आज कि निकाहनामा जो है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनकी क्या क्या एहतियातें हैं। इसको पढ़ना चाहिए। हमारा तमाम तर फोकस जो है वो शादी की बात करें तो वो जनाब इसी पे होता है कि मॉडलिंग कैसे करनी है, तो ड्रेसिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, तो हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए, हमारा खाना कैसा होना चाहिए। तो ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी जो चीज़ है वो है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के दरमियान होगा, साइन होगा, उसकी कुछ शराइत होंगी, वो क्या होंगी किसी को ख़बर नहीं है। इस बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। लालची लोग भी तो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। क्या करते हैं वो जनाब, शादी का मौका होता है तो ऐसे ही साइन कर दें, जी खाना खोलना है तो ये करना है वो करना है। अब लड़के वाले थोड़े से वो हैरान परेशान होते हैं कि यार अब यहाँ कहा ना नहीं अभी करो तो ये झगड़े की कैफियत पैदा हो जाएगी, तो हमारे तो इतने सारे मेहमान आए हैं फिर क्या बनेगा। तो वो बेचारे शर्मिंदा सा होने के डर से जो है ना वो खामोश हो जाते हैं। तो उधर बहुत सारा फिर ये मामला हो जाता है। अहमक लोग ही एतराज़ करते हैं कि ये ना फ़ील करो वो ना करो। अच्छे लोग तो बिल्कुल आपस में कोऑपरेट करते हैं। होना ये चाहिए कि निकाह जब हो तो निकाहनामा मुकम्मल फ़िल किया जाए, दोनों पार्टीज़ के नोटिस में हो कि क्या क्या फ़िल किया जा रहा है और क्या फ़िल नहीं किया जा रहा, बल्कि छोड़ना तो है ही नहीं। निकाहनामा का कोई कॉलम भी नहीं छोड़ना। इस पे भी हमारा 2015 से ये कानून पंजाब में बन चुका है कि अगर कोई निकाह रजिस्ट्रार कोई भी कॉलम खाली छोड़े या उस पर क्रॉस लगाए तो ये जुर्म है और इसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ सकता है। वो 1 महीने के लिए उसको सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी 25,000 तक हो सकता है। तो खाली भी नहीं छोड़ना और क्रॉस भी नहीं लगाना, सभी को फिल करना है और पार्टीज़ के इल्म में लाना है कि ये फिल किया जा रहा है। तो अगर हम निकाहनामे के कॉलम्स की बात करें, टोटल 25 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। पहले 12 कॉलम्स जो हैं 1 से लेके तो 12 तक ये जनरल किस्म की मालूमात होती हैं। मसलन नाम क्या है लड़की का, लड़के का नाम क्या है, वल्दियत क्या है इनकी, फिर इनके एड्रेसेस क्या हैं, ये यूनियन काउंसिल कौन सी है, और इनका अगर कोई वकील मुकर्रर किया हुआ है, इस तरह की कुछ जनरल किस्म की मालूमात होती हैं। इन पहले 12 कॉलम्स में इतना ही काफ़ी है कि आंखें खुली रखी जाएं। मसलन शाज़िया लिखा, शाज़िया बीबी लिखा तो दूसरे परत पे कुछ और ही लिख दिया, आईडी कार्ड पे कुछ और था। तो वो जब आईडी कार्ड बनवाने के लिए जाना है या फिर इन्होंने पासपोर्ट के लिए जाना है, फिर वो निकाहनामा लेके जाते हैं तो कहते हैं इस शाज़िया बीबी लिखा है, उधर तो शाज़िया बेगम था, तो ये क्या हो गया। परेशानी होती है। तो आंखें खुली रखनी चाहिए निकाह रजिस्ट्रार को भी, और जिसकी शादी है उनको तो यकीनन रखनी चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है। 12 1 से लेके 12 तक जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद 13, 14, 15 और 16 ये थोड़े अहम हैं। 13, 14, 15 और 16 नंबर कॉलम जो है निकाहनामे के, इनके अंदर लिखा जाता है कि कितना हक महर मुकर्रर किया गया है। शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इजाबो कबूल होता है, लेकिन इसके अंदर जो कंसिडरेशन होती है वो आपका डावर है कि कितना डावर पे करेंगे आप, हक महर कितना देंगे। यहाँ से अक्सर डिस्प्यूट निकाहनामे से, वो तो सिंपल बातें थी ना, 1 से 12 तक मालूमात गलत भी लिखी गई तो उसको दुरुस्त करवाया जा सकता है। नाम की गलती थी, तारीख़ पैदाइश की। अब यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। अगर
इसमें कुछ फॉल्ट आ जाए। मसलन एक शादी हो रही है, उसके अंदर लिखा गया है हक महर, तो हक महर लड़की वालों ने सारे पर्त अपने पास रख लिए, शादी के मौका पर नहीं लिखे, लेकिन बाद में लड़की वालों ने क्या किया, चालाकी से उधर 1 करोड़ रुपया हक महर लिख दिया। अब 1 करोड़ रुपया हक महर लिख के अल्लाह ना करे कमी बेशी हो गई, कोई नाराज़गी की सूरत पैदा हो गई दोनों पार्टीज़ में, तो कहते हैं निकालो हमारा हक महर। वो हक महर देखा तो 1 करोड़ रुपया, फिर सर पे हाथ रखा कि ओहो ये क्या होगा। तो कोशिश होनी चाहिए कि इसके बिलखसूस ये जो कॉलम्स हैं 13, 14, 15 और 16, इनके बारे में देखा जाए कि कितना फिल किया जा रहा, और एक पर्त लड़के को ले लेना चाहिए। अब 13, 14, 15 और 16 इसके अंदर लिखा हुआ है कि कितना हक महर मुकर्रर किया गया, ये देखना चाहिए कितना मुकर्रर कर रहे हैं हम। फिर इसके अंदर लिखा होता है कि मुअज्जल कितना है और गैर मुअज्जल कितना है। मुअज्जल होता है कि उजलत से निकला है मुअज्जल, जल्दी जल्दी, प्रॉम्प्ट डावर, जल्दी से फ़ौरन जो पे किया जाए। फ़ौरन से मुराद है कुछ उसी शादी के मौका पर, जब शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, उस वक्त पे कर सकते हैं या कुछ देर बाद, लेकिन जल्दी पे, मुअज्जल। तो दूसरा होता है गैर मुअज्जल या मुवज्जल इसको कहते हैं। तो ये होता है जो बाद में पे कर सकते हैं, किसी भी वक्त पे कर सकते हैं, या फिर खुदा न खास्ता तलाक के मौका पर, उसकी डेथ की सूरत में ये पे किया जाता है। तो 2 किस्में हो गई हक महर की, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। प्रॉम्प्ट और डेफर्ड इन्हें कहते हैं। प्रॉम्प्ट कहता है मुअज्जल, जल्दी से जो फ़ौरन पे किया जाता है, ये प्रॉम्प्ट डावर है, और डेफर्ड डावर होता है जो बाद में कभी पे किया जाएगा। इसमें यह भी ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आप देते हैं, पैसों के अलावा कुछ मुकर्रर करते हैं हक महर, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जनाब मैं 100 तोला सोना इसको हक महर देता हूँ। अब ये 100 तोला सोना जो है ना, इसकी तफसील लिखनी पड़ेगी हमें कि 100 तोला सोना है और उसकी जनाब प्राइस कितनी है। अगर प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस लिखनी पड़ेगी, इतनी कीमत। कल को अगर डिस्प्यूट बनता है तो वो अल्टरनेट वैल्यू उसकी, कि वो गोल्ड तो है ही नहीं, तो इधर है तो उधर है, तो हम कहें कि उसकी कीमत लिखी हुई है, इतनी कीमत आप पे करें, तो उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की जो दी जा रही है वो लिखनी चाहिए कि हक महर के अंदर ये प्रॉपर्टी दी जा रही है और इसकी ये वैल्यू है। इसके अलावा ये था 16 तक। इसके अलावा जनाब ये भी इसमें एक ज़रूरी चीज़ है कि 17 अगर कॉलम हम देखें तो उसके अंदर यह है कि अगर शादी के मौका पर कुछ ख़ास शराइत तय कर दी जाएं तो वो क्या हैं, वो 17 नंबर कॉलम के अंदर लिखी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई लिख सकता है कि ख़र्चा नानो नफ़का हर महीने मुझे पॉकेट मनी मेरा शोहर जो है वो इतना पे किया करेगा। मेरा शोहर जनाब मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे रोकेगा नहीं, मैं रावलपिंडी में रहना चाह रही हूँ, मैं लाहौर में नहीं रहना चाह रही। कुछ ऐसी शराइत लिखी जा सकती हैं उसके अंदर, जो भी आप तय करना चाहें यहाँ पर, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। 18 नंबर कॉलम कहता है कि तलाक़ के तफवीज़। तलाक़ के तफवीज़ ये होता है कि बाज़ दफ़ा मर्द औरत को हक़ दे देता है कि मैं तुम्हें तफवीज़ करता हूँ, मैं तुम्हें ये हक़ देता हूँ कि तुम जब चाहो खुद ही तलाक़ दे सकती हो मेरे बिहाफ़ पे। तो ये एक ख़तरनाक सा कॉलम है तलाक़ के तफवीज़। इसका मतलब ये होता है कि औरत को गुस्सा आए किसी वक्त, वो कहते चलें जी मैंने खुद को तलाक़ दी, और सालसी कौंसल चेयरमैन सालसी कौंसल को लिख दे, इन्फॉर्म कर दे कि मैंने ये हक़ इस्तेमाल कर लिया और तलाक़ हो गई, ख़त्म हो गया। शरीयत में आम तौर पे इसीलिए मर्द को ये हक़ दिया गया है तलाक़ का कि थोड़ा कम जज्बाती होता है, औरतें ज़्यादा जज्बाती होती हैं, फ़ौरन ही घर टूट जाएं। इसलिए ये तलाक़ तफवीज़ जो है ये दुरुस्त है, ये हक़ दिया जा सकता है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। औरत को तलाक़ तफवीज़ का हक़ नहीं देना चाहिए, उससे मज़ीद मामलात ख़राब होने का अंदेशा है और छोटी छोटी बातों में घर टूटने का अंदेशा है। इसी तरह 19 है इसका कॉलम। 19 नंबर कॉलम में कहते हैं कि अगर मर्द के तलाक़ के हक़ पर कोई शर्त लगा दी गई है कि आप तलाक़ नहीं दे सकते, फ़लाँ वक्त तक नहीं दे सकते, कोई भी कंडीशन इम्पोज़ करना कि आप तलाक़ के ऊपर आपको ये पाबंदियाँ फ़ेस करनी पड़ेंगी, तो वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह 20 जो है इसका कॉलम, 20 नंबर कॉलम ये कहता है कि अगर आपने कोई फहरिस्त तैयार की है, लिस्ट तैयार की है, मसलन ख़र्चा नानो नफ़का की अदायगी के बारे में, या फिर आपने उसके जो हक़ महर अदा करने के बारे में कोई लिस्ट तैयार कर दी है। बाज़ लोग इसमें सामान जहेज़ की भी अगर
कोई भी आप फहरिस्त अलहदा से निकाहनामे की जो से अलग से निकाहनामे में नहीं, उसके अलहदा से अगर तहरीर आपने तैयार उसको मेंशन करें इसमें 20 में। इसी तरह 21 और 22 के अंदर सेकंड मैरिज, अगर दूसरी शादी है तो पहली शादी का स्टेटस बताएंगे आप कि वो उसके बारे में बताएंगे। फिर चेयरमैन सालसी काउंसिल से आपने इजाज़त ली है तो कौन सी डेट को इजाज़त ली है, इस किस्म की मालूमात उसके अंदर देंगे। 23, 24, 25 ये रजिस्ट्रार के मुतल्लक़ है। मसलन रजिस्ट्रार की मालूमात दी गई हैं 23 में, और 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन की कब ये रजिस्टर हुआ निकाहनामा, और 25 के अंदर रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये कुछ मालूमात उसके अंदर तहरीर कर दी गई हैं। हाँ, अगर शादी के मौका पर आप देखें कि कुछ फ़ौरी तौर पर पे कर दिया गया है, आपका हक महर आप पे कर रहे हैं, उसको भी निकाहनामा के अंदर वो जो 13, 14, 15, 16 के अंदर हमने वाज़े किया था, उसके अंदर अगर मौके पर अदा किया वो भी तहरीर करें कि मौके पर मैंने इतना अदा कर दिया। निकाह रजिस्ट्रार जो हैं यूनियन काउंसिल के अंदर किसी को भी ये निकाह जो है निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस दिया जा सकता है, लेकिन इसमें यह है कि ज़्यादा को भी दिए जा सकते हैं। यूनियन काउंसिल में एक वार्ड के अंदर एक से ज़्यादा को इशू नहीं किया जाएगा। ये इख्तियार सिर्फ एक वार्ड के अंदर मैक्सिमम एक वार्ड के अंदर 2 नहीं हो सकते। निकाह की जहाँ तक बात है तो ये ज़रूरी नहीं है किसी स्पेसिफिक वार्ड में पढ़ा जाए, ये कहीं भी हो सकता है। ओरल निकाह जो है, ज़ुबानी निकाह, वो भी वैलिड है, वो भी माना जाएगा कि ज़ुबानी निकाह हुआ था फ़लाँ जगह पे और रजिस्टर नहीं किया गया, नो इशू। लेकिन उसके बाद आपको रजिस्टर करवाना चाहिए। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते फिर उस पर भी आपको सज़ा हो सकती है। किसी भी यूनियन काउंसिल में कहीं भी आप किसी भी निकाह रजिस्ट्रार के पास आप दर्ज करवा सकते हैं, वो कानून की नज़र में वो ठीक होगा। इसमें एक एहतियात ये भी की जा सकती है कि जब फिल करें निकाहनामा को तो ऐसी स्याही इस्तेमाल करें कि जो मिटने वाली ना हो। बाज़ स्याही पेन के साथ लिखें तो रिमूव की जा सकती है, उसमें फिर चांसेस हैं कि वो तब्दीली ना कर ली जाए। तो ऐसी स्याही इस्तेमाल करें कि जो मिटे ना। इसके अलावा बच्चों की जब तारीख़ पैदाइश है, जो लड़की और लड़का है जिनकी शादी हो रही है, उनकी तारीख़ पैदाइश जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर बच्ची की उम्र 16 साल से कम हो तो ये जुर्म है। 16 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी करेंगे तो आपको जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। तो इसलिए लड़की की उम्र 16 साल कम से कम हो और लड़के की 18 साल हो। इसी तरह अगर हम देखें इसमें पर्त जो है ना, लड़के वाला पर्त वो ले लेना चाहिए। और आमतौर पे ज़्यादा धोखा उस सूरत में होता है जब खुफिया शादी की जाए। मिसाल के तौर अमीर आदमी है, अमीर आदमी को लोगों की नज़र होती है उसकी दौलत पर, तो खुफिया तरीके से कहते हैं वो शादी कर देते हैं फ़लाँ से, वो तो लेकिन होता धोखा है। क्या करते हैं, एक पर्त ले आते हैं 2-3, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसे ही निकाह फ़र्ज़ी सा पढ़ा देते हैं। पहली बात तो उसे पर्त नहीं देते, हाँ अभी वो करेंगे, ये करेंगे, साइन करेंगे, फिर देंगे। वो कहता है ठीक है। अब ये आदमी चला जाता है दुल्हन को लेके अपने घर, खुफिया शादी हुई जनाब कहीं बैठ के। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही लड़की मेके जाती है, मैं अब्बा जी से मिला हूँ। अब्बा जी से मिलने की बजाय वो थाने में चली जाती है, उधर जाके FIR दर्ज करवाती है कि फ़लाँ शख्स ने मुझे अगवा किया था, ज़िना किया और वगैरह वगैरह। अब वो FIR हो जाती। अब ब्लैकमेलर होते हैं ये जो पार्टी थी जिनकी नज़रें थी उसकी दौलत पर, फिर उसे कॉल करते हैं या उसे बताते हैं कि ये देखो FIR दर्ज हो चुकी है। तो वो कहते हैं मैंने तो निकाह किया। तो ये कहते हैं निकाह कोई नहीं हुआ, वो तो हमने फ्रॉड किया है, अब ऐसा करो मैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख हस्बे तौफीक वो मांगते हैं उससे पैसे। तो ब्लैकमेलिंग होती है। वो कहता है कि यार मैं तो जेल जाऊँगा, तो बहुत मामला ख़राब होगा। तो इस तरह के ये खुफिया शादियों से बचना चाहिए। और ज़ाहरी जो शादियाँ जो फंक्शन भी होते हैं उनमें भी अमीर आदमी उनको देख के तो बाज़ दफ़ा बुरे लोग जो हैं उनके ज़हन में आ जाता है, वो एंट्रीज़ गलत कर लेते हैं कि जनाब हक महर के, नॉर्मली हक महर के बारे में ही होता है, कुछ प्रॉपर्टी लिखवा लेते हैं तो वो बाद में कर लेते हैं ऐड। इसलिए पर्त जो है उसको ले लेना चाहिए, इसी में एहतियात है। और फिल सारे पर्त करने चाहिए और एक अपना पर्त साइन करते हुए वो करके ले लेना चाहिए। उम्मीद है आपने निकाह नामा के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आइंदा वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।